बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे, एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के जो केस है उसकी समाअत के दौरान उनकी अहलिया ने अपनी बरतानिया में जायदादों की मनी ट्रेल दे दी है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इत्मीनान का इजहार किया और ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। और एक और अहम मामला ये है कि इसी बेंच के एक रुकन जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान में एहतसाब के नाम पर तबाही हो रही है। ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं। तो इस केस का जब तक फैसला नहीं आता तो इसके मेरिट पे हम बात नहीं करेंगे। सिर्फ एक डेवलपमेंट है कि एक जज की बीवी ने सुप्रीम कोर्ट में बयान देते हुए अपनी जायदादों की तमाम मनी ट्रेल दे दी है। एक एहतसाब की मिसाल जो है वो उन्होंने कायम की है। अब हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि 18वीं तरमीम पे नज़रसानी की ज़रूरत है और चीफ मिनिस्टर डिक्टेटर बन चुका है, और एनएफसी पर भी उन्होंने नज़रसानी की बात की है। तो ये बहस जो है ये हमें किस तरफ लेके जाएगी? अगर वफाक और सूबे आमने सामने आ जाएं तो ज़ाहिरी बात है फिर डायलाग होना चाहिए, डायलाग के ज़रिए मसला हल होना चाहिए। क्या पाकिस्तान में इस वक्त डायलाग का माहौल है? क्या 18वीं तरमीम पे नज़रसानी हो सकती है? इस पे गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब। सबसे पहले इन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो कल इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किए हैं। गो कि अब फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात नहीं है, लेकिन लगता यह है कि कुछ मामलात में अभी तक इमरान खान साहब के सही और असली तर्जुमान फवाद चौधरी ही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और चेयरमैन हैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर लॉ एंड जस्टिस के। और आज हमने दावत दी है जनाब सनाउल्लाह बलोच साहब को, जो साबिक सेनेटर हैं, साबिक एमएनए हैं और बलोचिस्तान असम्बली के मेंबर हैं, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप के सीनियर रहनुमा हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं। और इसके अलावा हम सिंध हुकूमत के नुमाइंदे से भी बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा। एक बड़ा सीधा सा सवाल है। इमरान खान साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो मैं पहले अपने व्यूअर्स को सुनवा देता हूँ, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। कोई 18th अमेंडमेंट से इख्तिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन 18th अमेंडमेंट में कई ऐसी चीज़ें इन्होंने जल्दी जल्दी में डाल दी हैं जिनको रिव्यू करना पड़ेगा। मसलन जहाँ तक इख्तियारात हैं वो तो पहुँच गए हैं सूबों के पास, सूबों ने नीचे बल्दियात में नहीं दिए। तो उन्होंने सारा जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास वो पावर आ गई है जो कभी किसी डिक्टेटर के पास हो, वो पावर नीचे दे ही नहीं रहा। तो चीफ मिनिस्टर के पास वो पावर आ गई है जो किसी डिक्टेटर के पास हो और वो पावर नीचे दे ही नहीं रहा। फवाद चौधरी साहब, कुछ इसी किस्म के अल्फाज आपने भी कुछ अर्सा पहले कहे थे। तो अब जब वज़ीर आज़म साहब सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर को डिक्टेटर नहीं कह रहे, वो सबको के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान में ऐसा माहौल है कि वफाक और सूबे और पार्लियामेंट जो है वो 18वीं तरमीम पे नजरसानी करे? देखिए, मेरा ये ख्याल है मीर साहब के जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है, उन्होंने जो सिस्टम की जो एक बुनियादी सुकम है, बुनियादी खराबी है ना, वो प्राइम मिनिस्टर ने एक्सप्लेन की है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ, और फ्रेंकली मैं इसमें मैंने कोशिश की, जो भी जो गवर्नमेंट्स में जो मेरे ताल्लुकात थे, सबसे पहले देखिए परवेज मुशर्रफ साहब ने आके एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दिया। उस सिस्टम में क्या खामी थी? उन्होंने प्रोविंशियल डेवोल्यूशन डिस्ट्रिक्ट्स को कर दी, लेकिन सेंटर से डेवोल्यूशन प्रोविंसेस को नहीं की। पीपल्स पार्टी ने आकर के बड़ा जबरदस्त काम किया। उन्होंने जो 18वीं तरमीम के जरिए सेंटर से डेवोल्यूशन कर दी सूबों को, लेकिन सूबों ने क्या किया कि लोकल गवर्नमेंट खत्म करके जो डिस्ट्रिक्ट्स के पास पावर थी वो भी अपने पास ले ली। सो जो चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी, ये दो ऑफिसेज जो हैं वो इतने हो गए। और मैंने इतना उस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब को और जरदारी साहब से रिक्वेस्ट की कि इतना जबरदस्त काम हमने कर दिया है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो मुशर्रफ साहब के दौर का था उसको रिवाइव करें ताकि डिस्ट्रिक्ट्स को पैसे जाएं, वो अपनी तरक्की कर सके। अब आर्टिकल 140A है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 3 चीजें मैंडेटरी करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर। वो कहते हैं आप पॉलिटिकल डेवोल्यूशन करेंगे, यानी आप इलेक्शन कराएंगे और जो आपके लोकल गवर्नमेंट के होंगे उनको आप डेवोल्यूशन करेंगे, आप एडमिनिस्ट्रेटिव डेवोल्यूशन करेंगे और आप फाइनेंशियल डेवोल्यूशन करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने जब पंजाब में इक़्तिदार संभाला और इधर जो पीपल्स पार्टी आई,
उस वक्त के बाद से अब तक 1% जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं गया। अब मैं आपको थोड़ी सी जरा आप इमेजिन करिए इसका मतलब क्या। अभी इस साल 3000 अरब रुपए के करीब जो पैसा है वो सूबों में जाना है, यानी पंजाब को कोई 1500-1600 अरब रुपया मिलेगा, सिंध को 1000-1200 अरब रुपया मिलेगा, बलूचिस्तान को 150-200 अरब रुपया मिलेगा, इसी तरह से केपी को 300-400 अरब रुपया ये मिलेगा इस 30,000 अरब में से। अब इतना पैसा कौन खर्च करेगा? सिर्फ एक आदमी जो चीफ मिनिस्टर है। अब मुझे आप बताइए कि इतनी बड़ी डिक्टेटोरियल पावर जो है वो एक आदमी को दे देना कितनी बड़ी अकलमंदी, और फिर आप देखिए वो खर्च कैसे हुए। मैं सिर्फ आपको सिर्फ आखिरी बात जी, आप इस तरह करिए कि पिछले 10 सालों में जो चीफ मिनिस्टर्स के हलके हैं और अब भी जो चीफ मिनिस्टर्स के हलके हैं, आप जरा उनकी बजट स्पेंडिंग उठा के देख लें। चलें ठीक है, सारे एक तरफ है और चीफ मिनिस्टर्स के हलके एक तरफ है। अच्छा, अब इस पे जो सिंध हुकूमत के तर्जुमान है मुर्जा वहाब साहब, खुद भी एक बैरिस्टर है। मुर्जा वहाब साहब, आपने फवाद चौधरी साहब की बात सुनी है, इसका क्या जवाब देंगे आप? मीर साहब, पहले तो मैं फवाद चौधरी साहब को थोड़ी सी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए जो एनएफसी का उन्होंने फॉर्मूला बताया और जो शेयर बताया जिसमें उन्होंने कहा कि 1000-1200 अरब सूबाई सिंध को मिलेंगे, मैं समझता हूँ अगर बजट दस्तावेजात फवाद साहब देख लेते तो शायद इस तरह की बात नहीं करते। बजट डॉक्यूमेंट के मुताबिक 760 अरब रुपए हैं जो कि सूबाई सिंध को एनएफसी की मद में इस साल दिया जाएगा। झगड़ा नहीं जी, 760 बिलियन फिगर है जो डॉक्यूमेंटेड है। और हमारा तो गिला इसमें भी ये है कि जो डॉक्यूमेंटेड फिगर होता है वो एक्चुअली सूबों को मिलता नहीं है। जैसे पिछले साल 850 अरब रुपए इन्होंने वादा किया था, लेकिन अभी तक 11.5 माह हो चुके हैं, हमें टोटल 553 अरब 553 बिलियन रुपीस मिले हैं। तो ये जो बार बार बड़ी बड़ी रकूम नहीं, मतलब सॉरी, बस एक लम्हा मुझे कर दीजिएगा। मुझे सिर्फ आप ये बता दें पिछले 10 सालों का एग्रीगेट मुझे बता दें आपको सिंध में कितना मिला है। यार आपको 1000 अरब रुपया मिल चुका है, कुछ तो खुदा का खौफ करे। ये आप हर वक्त क्या बात करते हैं कि हमें पैसे नहीं मिले, ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया। आप अपने सूबे की हालत देखें, आप बजट्स देखें जो आपको मिले हैं, आप अपने निजाम के ऊपर कोई तो इस्लाह करने की बात करें। आप क्या बात कर रहे हैं कि आपको जरा मुर्जा साहब की बात मुकम्मल हो जाने दें। अच्छा, जब इस तरह का रिएक्शन आता है ना, तो जब कोई सब्सटेंटिव आर्ग्यूमेंट नहीं होता तो इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। फवाद, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने कहीं टोका नहीं आपको। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि आपने नेशनल टेलीविजन पे आके कह दिया कि इस साल सिंध को 1000 से 1200 अरब रुपए मिलेंगे, तो नेचुरली एक आम आदमी तो ये समझेगा ना कि जी सिंध गवर्नमेंट को 1000-1200 अरब मिल रहे हैं और ये कहते हैं जी पैसे नहीं हमारे पास। तो अगर वो बात आपकी गलत है तो मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आपको करेक्ट तो करूंगा ना। अगर आप मुझे कहते हैं पिछले साल इतने पैसे मिले हैं और एक्चुअली उतने पैसे मुझे नहीं मिलते, मुझे 234 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होता है मेरे एनएफसी के शेयर का, तो मैं उसके ऊपर अपना प्रोटेस्ट तो रेज करूंगा ताकि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कर सकूं। सिर्फ मैं ये बता रहा था। अच्छा, अब मीर साहब, ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है वो ये है कि जैसे ये कह दिया जाता है बार बार कि इतने पैसे आपको एनएफसी के बंद में मिल जाते हैं। मैं सिर्फ गुजारिश आपको ये करना चाहूंगा कि सूबाई सिंध का जो सैलरी का और जो पेंशन का टोटल एक्सपेंडिचर है ना, वो तकरीबन मंथली 50 अरब रुपए है। आप हिसाब लगा लें कि साल में 600 अरब रुपए तो सिर्फ तनख्वाहों की मद में और पेंशन की मद में हमें जाता है। तो ये जब कोई इस्लामाबाद में बैठ के बात करते हैं ना कि हम इतने पैसे मुंतकिल कर रहे हैं, इतने पैसे दे रहे हैं, तो एक्चुअली उसके अंदर देखना चाहिए कि पैसा डेवलपमेंट साइड का कितना होता है, नॉन डेवलपमेंट साइड का कितना होता है। और जब तक हम ये फाइन डिमार्केशन नहीं कर पाएंगे, डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाएंगे, तब तक ये जो वसाइल की और अकाउंटेबिलिटी वाली इश्यूज है ना, ये रिजॉल्व हो नहीं पाएंगे। लेकिन मुर्जा साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि चीफ मिनिस्टर के पास डिक्टेटर जैसे इख्तियारात हैं? मुझे बता दीजिए कौन सा ऐसा इख्तियार है जो डिक्टेटोरियल है, और मुझे बता दीजिए कि वजीर आजम और वजीर आला के इख्तियारात में क्या डिफरेंस है। जिस तरह वजीर आजम पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव है, आईनी सरबरा है, उसी तरीके से वजीर आला जो है वो सूबा का जो है आईनी सरबरा है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर को ये कहना कि उसके पास डिक्टेटोरियल पावर है, मैं समझता हूँ गलत है, नंबर 1। नंबर 2, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको समझाने के लिए कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद साकिब निसार साहब ने एक जजमेंट दी, और उस जजमेंट में साकिब निसार साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने सादिर फरमा दिया कि ना वजीर आजम का मतलब है वफाकी हुकूमत, ना वजीर आला का मतलब है सूबाई हुकूमत। ये मतलब है काबीना का, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पर वजीर आजम इख्तियारात नहीं इस्तेमाल करेगा,
फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है कि काबीना इस्तेमाल करेगी, और सिमिलरली सूबाई सतह पर वो इख्तियारात जो कि माजी में एक वजीर आला इस्तेमाल करता था, वो वजीर आला अकेले इस्तेमाल नहीं करेगा, उसकी काबीना इस्तेमाल करेगी। तो मैं तो समझता हूँ 18वीं आईनी तरमीम के बाद जो वजीर आला की एब्सोल्यूट पावर थी वो एक्चुअली डाइल्यूट हो गई है। अच्छा, चले, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्जा वहाब साहब। अब इस मामले पे सनाउल्लाह बलोच जो कि बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन में है, हुकूमत में नहीं है, लेकिन उनकी राय हम पूछते हैं। सनाउल्लाह बलोच साहब, आप सेनेटर भी रहे हैं, एमएलए हैं, एमएनए भी रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को भी जानते हैं। 18वीं तरमीम जब मंजूर हो रही थी, आप उस सारे प्रोसेस में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली शामिल भी थे। तो ये बताएं कि क्या ये बात दुरुस्त है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो डिक्टेटर बन गया 18वीं तरमीम के बाद? आमिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह आपने कहा कि 18वीं तरमीम पे जो बहस हमारी हो रही है, सब्सटेंटिव या वजनदार कोई अगर बात करें, अव्वल तो ये है कि हमने इसके थोड़े से बैकग्राउंड को समझना है। इमरान खान साहब जब बात करते हैं ये 18वीं तरमीम हुई, मुतारिफ क्यों हुई, 2003 और 4 में जब बलूचिस्तान का क्राइसिस सामने आया, 2006 और 7-8 के दरमियान में आपके मालाकंड से लेकर पूरे पाकिस्तान में सिक्योरिटी की जिस तरह की सिचुएशन थी, ये वो कंटेक्स्ट था जिसके अंदर ये बात होने लगी थी कि फेडरेशन के अंदर हम इंतज़ामी तौर पर, माशी तौर पर और सिक्योरिटी एतबार से कमज़ोर होते जा रहे हैं, लिहाजा हमने फेडरलिज्म को या वफाकियत को मजबूत बनाना है, और जो आइन के अंदर सुकम है या फॉल्ट लाइन्स है उनको एड्रेस करना है। मैं बलूचिस्तान कमेटी का मेंबर था, मैं आम आर्किटेक्ट्स में से थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से सुकम है जो बलूचिस्तान और वफाक के माबैन, इस्लामाबाद के माबैन तनाज़ात का, झगड़ों का या वसाइल के जो है तकसीम का बायस बन रहे हैं। तो ये असल में डिस्कशन और डिस्कोर्स डिबेट शुरू वहीं से हुआ। इसने 2009 और 10 में जाके 18वीं तरमीम की सूरत इख्तियार कर ली। इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई हैं, डायलॉग हुए हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा लहजा बैक जुम्बिश कलम या एक बयान में ये कह देना कि जी 18वीं तरमीम जो है या NFC अवार्ड रिव्यू करना चाहिए। हाँ, रिव्यू की गुंजाइश कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा रहती है, लेकिन ये दोनों चीज़ें गलत नहीं हैं। अभी मैं आपको बताऊं 18वीं तरमीम के मुखालिफिन में से और कुछ उसके माइतियों में से एक तो मुखालिफ वो भी हैं कि जो समझते हैं कि 18वीं तरमीम अभी तक भी कम है। यानी 18वीं तरमीम में हमारा एक मुतालबा ये था कि सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल एक वफाकी आईनी जो है कोर्ट बननी चाहिए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बननी चाहिए थी। ये मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे इसके ऊपर दलाइल थे। मैंने इस पर बात की कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल पे फंस जाता है, लिहाजा एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट फेडरल बनानी चाहिए ताकि पाकिस्तान में हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन रहे हैं, जिस तरह अभी जुडिशरी के मसाइल भी आपने बयान किए या जुडिशरी के अंदर। दूसरी बात यह है कि कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये बुनियादी उसूल तय करता है अच्छी हुक्मरानी का, अच्छी माशी पॉलिसियां देने का, अच्छे इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने का, जमहूरी इदारों की तश्कील का, उनकी साख्त का, उनकी अय्यत का, ये गाइडिंग प्रिंसिपल होता है। ये खुद चलता नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद क्या होते हैं? इसके अंदर और भी मैकेनिक्स होते हैं। आपके पास काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, आपके पास नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, फिर उसके तहत आप सूबे अगर गलत कर रहे हैं, मतलब इमरान खान साहब को ये लगा है कि कोई चीफ मिनिस्टर वो डिक्टेटर बन गया है, आपके पास इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमीशन कमेटी है, आपके पास इंटर प्रोविंशियल क्या कहते हैं कि मिनिस्ट्री है, आपके पास काउंसिल ऑफ कॉमन ऑफ इंटरेस्ट है। मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, मैं बिल्कुल महसूस करता हूं कि 18वीं तरमीम पे यह बहस होनी चाहिए कि 18वीं तरमीम के बेनिफिट मिले या नहीं मिले चारों सूबों को यकसा। क्या 18वीं तरमीम महाशी जो हमारा विजन था ये इकोनॉमिकली पाकिस्तान को अपलिफ्ट कर सका, मईशी तौर पर पाकिस्तान को ऊपर ले जा सका? इंतजामी तौर पर हमारे आप ये तो मान रहे हैं ना कि इस पे बहस होनी चाहिए। सर मैं अभी आमिद मीर साहब आता हूं। बहस होनी चाहिए किस बात पे कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन का अमल है सूबों में और वफाक में, क्योंकि हमेशा हमारे यहाँ इस तरह की हुकूमतें आती हैं। सिंध में हमेशा अलग हुकूमत है, पंजाब में अलग है, फेडरल में अलग है, प्रोविंस में मखलूत हुकूमत है, ये बलूचिस्तान में। इसमें यह बहस होनी चाहिए कि इसको ऑपरेशनल जो इसके चैलेंजेस हैं, यानी इस पे अमल दरामद पे जो चैलेंजेस है, जिस तरह मरकज से सूबों को हुआ, सूबों से जो है फर्दर इसको डाउन डिसेंट्रलाइज करके डेवोल्यूशन सूबों तक ले जाना है, उसको कहते हैं प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन। ये जिस तरह हमारे फवाद भाई ने इसका जिक्र किया, आर्टिकल 148 बहुत सी चीजों को क्लैरिफाई करता है। इशू ये है कि हमारे यहां जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप आती है एट द टॉप, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, कैबिनेट लेवल पे, ये एक कोऑर्डिनेशन और इंटरेक्शन का प्रॉब्लम है, इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने का प्रॉब्लम है, ऑपरेशनल इशू को देख। मैं भी आपको बताऊं आमिद मीर साहब, इसमें एक बहुत खराबी हुई पैदा कि पैसे का ज़िया बिल्कुल हुआ। आपने सूबों को बहुत सारा पैसा दे दिया, आपने उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं की। आपने सूबों को कहा कंकरेंट लिस्ट आपके पास है, हमने इकोनॉमिक पावर दे दी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे दिए, आपने चेक एंड बैलेंस नहीं किया। ये सारा पैसा जो है वो नालियों पे लगा, तालीम पे नहीं लगा, सेहत पे नहीं लगा, रोजगार पे नहीं लगा,
प्रो इकोनॉमिक या प्रो ग्रोथ जो एरियाज हैं डेवलपमेंट के, उन पे नहीं लगा, और ये अभी तक हो रहा है, चाहे आप इसको रिव्यू करें या ना तो करें। फिर तो फवाद साहब की बात से आप अपने किसी हद तक फवाद साहब की बात से आप इत्तेफाक करें, लेकिन मैं जरा जावेद भाई साहब आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या मुल्क में ऐसा माहौल है, सियासी माहौल ऐसा है कि इतना अहम इशू है, इस पे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान को डायलॉग शुरू हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीर साहब। मीर साहब, एक समझने की बात यह है, मैंने शायद आपके पहले प्रोग्राम में भी कहा है कि जब लोग 18th अमेंडमेंट की बात करते तो क्या बात करते हैं? 18th अमेंडमेंट नाम की कोई चीज़ इस वक्त आइन में मौजूद नहीं है। आइन के अंदर आर्टिकल थे जिनको अमेंडमेंट किया गया, 104 आर्टिकल थे। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, फवाद साहब को आइन की किसी एक आर्टिकल, 2, 4, 6 कोई आर्टिकल है उनसे इख्तलाफ है तो उस आर्टिकल का नाम ले ताकि हम समझ सकें कि ये क्या बात करना चाह रहे हैं। जब मुल्क के वज़ीर आज़म या उनके वज़रा 18th अमेंडमेंट की बात करते हैं, इसका लगता है कि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी अमेंडमेंट तो कोई नहीं कर सकता। वो तो बहुत बड़ी अमेंडमेंट हुई थी, एक ऐसा माहौल पैदा किया गया था। नहीं, कल जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम से उनको पूरा इख्तलाफ नहीं है, सिर्फ कुछ मामलात पे उस पर बहस होनी चाहिए, नजरसानी होनी चाहिए। एग्जैक्टली जो फवाद साहब ने बात की, मुझे ये बात बड़ी समझ आई है। हाँ। बात बिल्कुल फवाद की, ये बात मैं समझता हूँ ये ठीक है कि सूबों के पास जो अख्तियारात गए थे वो डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र नहीं किए, जो करने चाहिए थे। वो जिम्मेदारी फवाद साहब इस वक्त इस हुकूमत के 2 साल हो गए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तमाम सूबों में प्रोविंशियल इसके इलेक्शन करा दे, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो जाए तो फिर तब ये पावर ट्रांसफर होती है। अब तक चूंकि कोई इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं, और इनकी जमात ने तो बार बार ये वादा किया था, उन्होंने कहा था कि हम आते हुए फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएंगे। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा था वो भी इन्होंने पैक करके भिजवा दिया है। तो अब ये गिला किससे कर रहे हैं? इनके लिए कोई रुकावट नहीं है। हाँ, हर वक्त पार्लियामान के पास ये इख्तियारात है, दोनों हाउसेस के दरमियान किसी हाउस में भी ये बिल जनरेट किया जा सकता है कि कहें कि आइन की फलां आर्टिकल में बहस की जा सकती है। इसलिए पार्लियामान का ही इख्तियार है, आज नहीं तो कल पार्लियामान नहीं करनी है। पाकिस्तान में मसला क्या है कि जो सबसे ज़्यादा इनको इशू है वो ये है कि वो ये माहौल अभी तक पैदा नहीं कर सके, ये सूबों के दरमियान भी ये माहौल नहीं कर सके। कल जब मुल्क के वज़ीर आज़म साहब कराची तशरीफ ले जाते हैं, कितना अच्छा होता कि कोई भी इख्तलाफात होने के बावजूद वो कहते कि वो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, मैं उसको मिलूंगा, मैं उससे बुलाऊंगा, मैं सिंध के अवाम ने जिस आदमी को इलेक्ट करके भेजा है मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसको मैं साथ बिठाऊंगा। उसके अलावा कई और फोरम में कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए, लेकिन हम सिंध को छोड़ देते हैं ना। अभी तो फवाद साहब ये सवाल पैदा होता है कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि सिंध की हुकूमत ने लॉकडाउन किया तो बाकी सूबों ने भी कर दिया और मुझसे नहीं पूछा। तो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर की बात क्यों नहीं सुनी गई? तो क्या इसका मतलब यह है कि अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर भी प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं सुनते? सही। अच्छा मीर साहब, पहले तो एक मेहरबानी किया करें कि जब इस तरह का मौजू हो और स्पेशली आपके लोग बताएं मुझे कि 2 लोग हैं और फिर आगे इतने ज्यादा हो तो नहीं, वो मुर्जा वहाब साहब का अपने पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया है, बस वो चले गए, वो कर दिया। फिर भी वैसे भी जरा सा जो है ना, दूसरी पहली बात मैं मुर्तज़ा वहाब से शुरू करना चाहता हूँ। बड़ा मुझे अफसोस होता है फ्रेंकली, आई नो मुर्तज़ा बिल्कुल वो एक ज़बरदस्त आदमी है, कॉन्स्टिट्यूशन को समझता है और बिल्कुल उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे पता है कि एग्जैक्टली जो है वो क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो उन्होंने कहा कि सिंध को पैसे नहीं मिले, मैं आपको बताता हूँ कि पिछले जो 10-12 साल है, आपको पता है सिंध को उसमें कितना पैसा मिल चुका है। सिंध को तकरीबन 13-1400 अरब रुपया सिंध की हुकूमत जो है वो खर्च कर चुकी है। बलोचिस्तान की आबादी 65 लाख है। मैं आपको बताऊं उनका हर एमपीए को एवरेज पिछले 10 सालों में कितना पैसा मिला? एवरेज एमपीए ने 60 से 80 करोड़ रुपया जो है बलोचिस्तान में खर्च किया। अगर आप अपने अंदर अपनी गिरबान में झांकना ही नहीं चाहते, अगर आप हर बात के ऊपर ये एक पोलिटिसाइज करना चाहते हैं और बेसिक गवर्नेंस इश्यूज के ऊपर भी आपने जो है आपका ये रहेगा, तो फिर तो सफर करेंगे। सिंध में 15% रॉयल्टी इनको गैस की वो लेते हैं घोटकी के नाम के ऊपर। घोटकी जो है अगर यहाँ पे मेरिट हो और अगर यहाँ पे कोई आप समझिए कि मेरिट के ऊपर फैसले होते हो, तो घोटकी को तो आज पेरिस होना चाहिए, क्योंकि सारी गैस के ऊपर जो रॉयल्टी है सिंध घोटकी के नाम के ऊपर पैसे ले रहा है और वहां पे 1 टका खर्च नहीं हो रहा। सो ये प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, इसको हमें रिकग्नाइज करना पड़ेगा और मुझे बहुत ही खुशी है कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको जो है वो पॉइंट आउट किया। इसकी तरफ जो है इसका मतलब यह है कि सब्सटेंटिव जो है वो हम आगे बढ़े हैं। सिंध के बारे में जो बात कर दी वो हमने सुन ली, लेकिन मेरा सवाल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बारे में, वहां तो आपकी हुकूमत है। नहीं, तो वहां पे भी तो यही खामी है ना। मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा आप 10 साल में उठाएं और चीफ मिनिस्टर्स के हलकों में स्पेंडिंग्स उठा के देखें क्या है, बाकियों को आप छोड़ दें। आप सिर्फ पिछले 2 साल की स्पेंडिंग देख लें, उस्मान बुज़दार साहब के हल्के के ऊपर क्या, बाकी पंजाब के ऊपर क्या है।
आप खुद ही जब अंदाजा लगाएंगे तो आपको जो प्राइम मिनिस्टर की बात है वो बिल्कुल सही साबित हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि मसला क्या। और बिल्कुल जो सना साहब ने बात की है वो बिल्कुल एक्चुअली वो बात है कि डिस्कशन तो आपने ये करनी है ना कि जो मकासद के लिए हम 18वीं तरमीम लेके आए थे वो पूरे हुए हैं या नहीं, और अगर नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए हैं, और अगर कोई खामी है तो कहां पे है, और पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है। अलबत्ता मैं ये सना भाई की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि आपको फेडरल कोर्ट चाहिए। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑलमोस्ट सारी पावर्स तो पार्लियामेंट की टेक ओवर कर ली है। सो मोटो के नाम के ऊपर जिस तरीके से हमारे यहाँ फंक्शनैलिटी है इस वक्त इदारों की, पार्लियामेंट तो नॉन फंक्शनल हो गई है। और अगर आप फेडरल कोर्ट बना देंगे तो रही से ही कसर भी पूरी हो जाएगी, वो सारा फेडरल कोर्ट ही फिर तय किया करेगी कि हमने क्या करना है। ठीक है, वो आपकी बात आ गई, लेकिन इसमें ये बताएं कि ये जो बजट पेश किया है हमाद अदर साहब ने, इस बजट तकरीर का जो पेज 15 है उस पर कहा गया कि हम एनएफसी पे भी नजरसानी करेंगे, और ये बात प्राइम मिनिस्टर ने भी की है। तो एनएफसी पे नजरसानी की जरूरत क्यों है? देखें एनएफसी में क्या है, इस साल जिस तरह मैंने आपको कहा कि टोटल देखें, सबसे सिंपल फिगर आप अपने सामने रखें, 8,000 अरब रुपए आपकी आमदनी है, इनमें से 2100-2200 अरब रुपया आपने देना है कर्जों की सूद की अदायगी में, 3,000 अरब रुपया आपने सूबों को दे देना है, 5,000 अरब रुपया तो आपका यहाँ पे खत्म हो गया, 1,800 अरब रुपया आपने देना है डिफेंस बजट को। तो आप अंदाजा लगाएं कि जो फेडरल गवर्नमेंट के खराजात हैं वो डाल के -600 अरब से आप अपनी गवर्नमेंट शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट करेगी उसने सिर्फ ये हिसाब लगाना होता है, बजट सिर्फ ये है कि अगले साल आपने कर्जा कितना लेना है, और कोई बजट है ही नहीं। बजट की टोटल हमारी रिड्यूस हो गई है ये। अब आप देखें यहाँ पे फेडरल हुकूमत प्रोविंशियल कौन कौन सी चीजें दे रही है। डिफेंस जो है वो 4 सूबों का है, तो उसमें जो प्रोविंसेस हैं उनको हिस्सा डालना चाहिए। कर्जे जो लिए हैं वो सारे पूरे पाकिस्तान के कर्जे हैं, वो खर्च हो रहे हैं। मसलन आपने जो 300 अरब रुपया ले लिया, 300 अरब डॉलर के जो आपने ऑरेंज ट्रेन बना दी लाहौर में, कर्जा तो जो वो कराची वाला भी दे रहा है, लाहौर वाला भी दे रहा है, इस्लामाबाद वाला भी दे रहा है। तो प्रोविंसेस को हिस्सा डालना चाहिए जो कर्जे हम दे रहे हैं उसमें। इसी तरीके से जो मेगा प्रोजेक्ट्स है, जैसे दयामार भाषा डैम बन रहा है, सारे सूबों को उसका फायदा है, तो उनको हिस्सा डालना चाहिए। अच्छा, ये 3 अमेंडमेंट्स हैं जो एनएफसी अवार्ड में चाहिए। अच्छा, अब इस पे सनाउल्लाह बलोच साहब, एनएफसी अवार्ड पे नजरसानी की जो बात है, क्या ये जायज़ नहीं है? आमिर मीर साहब, फवाद मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं भाई। सिर्फ थोड़ी सी उनकी तस्हीह के लिए, बलूचिस्तान की आबादी 65 लाख नहीं, बलूचिस्तान की आबादी 1 करोड़ 22 लाख से ज़्यादा है, ये 2017 के सेंसस के मुताबिक। और दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान में MPAs को फ़ंड, बिल्कुल इसमें बात में शक नहीं है, मैं 65 करोड़ नहीं कह सकता, अलबत्ता MPAs को फ़ंड्स मिलते थे इससे पहले, क्योंकि NFC के हवाले से बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा पैसा मिला। ये जो मैं बार बार कह रहा था कि बिल्कुल इस पे डिस्कशन होनी चाहिए कि जो 18वीं तरमीम NFC से पैसा आ रहा है उसका फोकस कैसे होना चाहिए, ये प्रोविंसेस के माबैन, सेंटर के माबैन होना चाहिए। रही बात आमिद मीर साहब, NFC का जो आर्टिकल 160 है ये रिव्यू हो ही नहीं सकता। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें अमेंड हो जाती हैं, लेकिन अगर आपके पास अमेंडमेंट के लिए वो अक्सरियत हासिल है अगर आपको असम्बली में, तो फवाद भाई इस वक्त सूरत हाल जानते हैं कि PTI के पास या किसी भी जमात के पास ऐसी अददी अक्सरियत नहीं है। आप यकीनन अनकॉन्स्टिट्यूशनली या कोई गैर आइनी तौर पर तो इसको रिव्यू नहीं कर सकते। और फिर बलूचिस्तान जैसे सूबे का जो शेयर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ये जो 160 का सब सेक्शन 2 और 3 उसके तहत बलूचिस्तान का शेयर प्रोटेक्टेड है कि बलूचिस्तान को हमेशा कम मिला है। और हाँ, जब ये NFC पे बातचीत शुरू करेंगे, यहाँ पर भी 2 राय हैं। एक वो हैं लोग जो हमायती हैं कॉन्स्टिट्यूशन NFC अवार्ड के, जिस तरह फवाद साहब हैं, वो एक तबका फ़िक्र को, एक बयानिए को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे, लिहाजा सूबों के अखराजात कम करके फेडरल गवर्नमेंट को दिए जाएँ। एक बयानिया हमारा है जो हम जो बलूचिस्तान से या दूसरे सूबों से के लोग हैं, वो ये है कि NFC से अभी भी हम कहते हैं कि आपने हमें कम मिल रहा है और उस पर हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं। ये चीज़ें ओपन होनी चाहिए। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे डिस्कशन और डिबेट होने चाहिए। ऐसे फोरम, CCI आपके पास फोरम है, अनफॉर्चुनेटली इस पे बात नहीं होती। पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, सब्सटेंटिव, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, बाहसर किस्म की, बामाने किस्म की बहस व मुबासे नहीं होते हैं। हमने बलूचिस्तान असम्बली में इनिशिएट किया, मैंने नेशनल फाइनेंस कमीशन पे गुज़िश्ता 1.5 साल पहले एक तकरीर की जो 1.5 से 2 घंटे की, और उसमें ये सारी चीज़ें हमने बयान की। 18वीं तरमीम पे हमने बात की है। बलूचिस्तान की प्रोविंशियल असम्बली 2 साल से बड़ी इफेक्टिवली CPEC पे हमने बात की है। हम आपको दावत देते हैं, आप बलूचिस्तान आएँ, आप आएँ, हम डिस्कशन और डिबेट के लिए तैयार हैं। आप अपने बयानिए के लिए दलाइल दें, हम अपने बयानी के लिए दलाइल देंगे। यहाँ पर बयानी सनाउल्लाह बलोच साहब, आप ये कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब को और जावेद अब्बासी साहब को
कि आप बलूचिस्तान असम्बली में आए और 18वीं तरमीम पे और NFC पे इनके साथ बातचीत करें? हमारा बयानिया सुने, बिल्कुल जो बयानिया है वो अपना बयानिया पेश करें दलील के साथ, हम अपना। तो जरूरी नहीं कि बहस और मुबासा होगा तो फवाद चौधरी साहब की बात ही मानी जाएगी। ठीक है। जब आप चीजें खोलते हैं, एक बात आपको नोट कर लेना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप अनफोल्ड करते हैं, खोलते हैं, तो आपको ज़हनी तौर पर तैयार रखना चाहिए। हम इस ख्वारी में रहे, फवाद भाई साहब उस वक्त मुशर्रफ साहब के साथ थे, उनके कैबिनेट में थे, मैं उस वक्त जहां तक मुझे याद पड़ता है कभी उनकी कैबिनेट में नहीं रहे। ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के एडवाइजर थे, ये मुशर्रफ साहब की कैबिनेट में कभी नहीं रहे। कभी मतलब जब वो 2003 और 4 में जब हमारी इंटरेक्शन फवाद साहब के साथ चले, फवाद साहब आप खुद वजाहत करें। एक मिनट, फवाद साहब आप खुद वजाहत कर दें, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, आप बता दें। मेरी तो आप सारी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है आपको अच्छी तरह पता है। जाहिर है मैं मुशर्रफ साहब की कैबिनेट में कभी नहीं रहा, ना उनकी हुकूमत में कभी शामिल रहा, लेकिन ठीक है, सनाउल्लाह ज़हरी साहब की बात सही है, मेरी मुलाकात उनसे होती रही क्योंकि ये जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जब बन रहा था तो आई वाज इन्वॉल्व। लेकिन ये जो कहा है सनाउल्लाह बलोच साहब ने कि आप बलूचिस्तान में आए और इन मौज़ूआत पे हमारे से बात करें, तो ये आप इसका खैर मकदम करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बड़ा खैर मकदम करूंगा जी। मैं तो वैसे भी जाहिर है मेरा, और स्पेशली जो सनाउल्लाह बलोच साहब जैसे जो लोग हैं और जो एक बिल्कुल पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, तो बात तो वो कहते हैं ना, गुफ्तगू कीजिए, फितरत इंसानी है शकीब, जाले लग जाते हैं बंद मकानों में। अच्छा, तो अगर आप बात करेंगे एक दूसरे से एक नुक्ता नजर नहीं समझेंगे तो जाहिर है मामला तो उस तरह तो नहीं चलता। अच्छा, ये मैंने एक ब्रेक लेना है जी, और ब्रेक के बाद जावेद बाजी साहब आपसे पूछना है कि ये कहा गया है कि एहतसाब जो है उसके नाम पे तबाही फैलाई जा रही है, ये बात जो है ये कितनी अहम है, इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद।